नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को लालच में डाल देती हैं, जर, जोरू और ज़मीन। और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लालच में आकर इंसान क्या कुछ कर जाए, कुछ कह नहीं सकते। आजकल खैर एक कहावत सही है कि आजकल जो है पैसा बहुत कुछ है। पैसे के बिना आप सोच सकते हैं कि मतलब मैं 99% अगर कहूँ तो हमारा जो कंफर्ट लेवल है या हमारी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं बिना पैसों के मुमकिन ही नहीं है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से चैन, सुकून, नियत, संस्कार, अपनापन, रिश्ते, ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। लेकिन लोग भूल जाते हैं। आज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो वारदात है, ये वारदात इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, लालच और लालच। इसके अलावा एक मूवी आई थी 2015 में, आप सब ने देखी होगी, अजय देवगन की दृश्यम मूवी। दृश्यम मूवी में अजय देवगन के घर वालों के हाथों एक कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद जब अजय देवगन को पता चलता है तो उस बॉडी को कैसे कैसे ठिकाने लगाते हैं और पकड़े ना जाएं, इसके लिए वो क्या क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है। आज की जो वारदात है वो दृश्यम मूवी से बिल्कुल प्रेरित है। जो कातिल हैं वो दृश्यम मूवी को पूरे तरीके से अपनाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दृश्यम मूवी जो है वो देख ली तो शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वही है कि ये वो रियल लाइफ और ये रियल लाइफ। वक्त ना लेते हुए चलते हैं आज की वारदात पर। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही आपकी वारदात के बारे में, चैनल के बारे में कोई भी राय है तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो दोस्तों, वारदात शुरू करते हैं। लीना शर्मा अमेरिकन एम्बेसी में एज अ कंसल्टेंट जॉब करती थी। दिल्ली के बसंत विहार में वो रहती थी। अब लीना शर्मा के बारे में, कौन है लीना शर्मा, क्या है उसकी वारदात, उससे पहले बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लीना शर्मा का जो जन्म है वो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला है। होशंगाबाद जिला के सोहागपुर के पास ही एक गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ। डूंडाडो गांव में उनका जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय के बाद ही, छोटी सी थी वो, तब उसके माँ बाप का देहांत हो गया। इसके बाद लीना शर्मा और उसकी बड़ी बहन हेमा शर्मा, दोनों की परवरिश उसकी मौसी ने की। और मौसी और नाना दोनों ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी, कोई और था नहीं, तो इसलिए वो दोनों जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी लीना शर्मा और हेमा शर्मा दोनों के नाम कर दी। अब इसके बाद हेमा शर्मा की शादी के बाद वो भोपाल आ गई। लीना शर्मा भी अपनी बहन के साथ भोपाल में आके शिफ्ट हो गई। पढ़ने लिखने में तेज थी और इसी कारण उसने जो फॉरेन ट्रेड सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसकी नौकरी जो है वो दिल्ली में लग गई। इसके बाद लीना शर्मा की शादी होती है। शादी कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं हस्बैंड वाइफ की, तो लीना शर्मा का डाइवोर्स हो जाता है। अब डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद वो आराम से रह रही थी। यहाँ जो पुश्तैनी ज़मीन है, लगभग जो लीना शर्मा के हिस्से ज़मीन आई थी वो 22 एकड़ के समथिंग ज़मीन आई थी। अब 22 एकड़ ज़मीन में से 10 एकड़ ज़मीन जो है वो लीना शर्मा के एक रिश्ते के मामा लगते हैं, उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। लीना शर्मा को बोला था कि इसमें मैं खेती करवाता रहूँगा और मैं इसकी देखभाल करता रहूँगा। और इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो वो अपना जो है वो हक जताने लग जाते हैं कि अब ये ज़मीन तो मेरी है। अब लीना शर्मा का इसी बात को लेकर अपने मामा से, प्रदीप शर्मा, उनसे थोड़ा सा वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन इसके बाद समय गुजरता रहता है। अब लीना शर्मा लगभग 40 साल की हो जाती है। अब वो सोचती है कि नहीं, दोबारा घर गृहस्थी अपनी शुरू करनी चाहिए, दोबारा घर बसाना चाहिए, और वो शादी करने का फैसला करती है। लेकिन उससे पहले वो चाहती हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट वो दिल्ली में करें, और इसके लिए वो चाहती थी कि जो उनकी ज़मीन है डूडाडो में, उसको बेचकर वो दिल्ली में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब
जो ढूंढाडोह में जमीन है 22 एकड़, उसके लगातार जो है वो दाम अब बढ़ने लगे थे। उसका कारण ये है कि वही पास में एक मढ़ई है। मढ़ई एक जो है वो टूरिस्ट प्लेस बन रहा था, और टूरिस्ट प्लेस करके वहाँ पे टूरिज्म बहुत बढ़ रहा था। इसके करके वहाँ पर होटल हैं, जो सुहागपुर है, सुहागपुर में होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, इस टाइप से बहुत ज़्यादा ढाबे हैं, ये सब बनने लग गए थे। और इसके लिए जो ज़मीन की कीमतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। ये गोल्डन पीरियड था ज़मीन को बेचने का। बात आती है 21 अप्रैल 2016 की। 21 अप्रैल 2016 को लीना शर्मा जो है वो भोपाल से होते हुए वो सुहागपुर पहुंचती हैं। सुहागपुर में वो एक होटल लेती हैं, और होटल लेने के बाद वो फिर अपने गांव जाती हैं। गांव जाने के बाद वो वहाँ के पटवारी से और आरआई से संपर्क करती हैं। संपर्क करने के बाद वो कहती हैं कि मुझे एक बार नाप जो है ज़मीन का दोबारा से करवाना है, ताकि मैं उस पर जो बाढ़ लगाते हैं, और बाढ़ क्या होता है मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ, एक जो तार की बाउंड्री सी बनानी होती है वो उसको कहते हैं बाढ़। अपनी ज़मीन पर लोग, कई बार ऐसा होता है कि अपनी ज़मीन पर लोग वो बाढ़ लगा देते हैं, ताकि ये पता रहे कि हाँ भाई यहाँ से वो ज़मीन जो है वो उनकी पर्टिकुलर। 23 तारीख फिक्स होती है। 23 तारीख को लीना शर्मा जो है वो गांव जाती हैं, और पटवारी और आरआई के साथ मिलकर ज़मीन की जो है वो नाप हो जाती है। अब नाप के बाद वो बाढ़ लगाने का फैसला करती हैं, और इसी के चलते वो मजदूरों को बुलाती हैं और उनको काम सौंपती हैं। अब चूंकि वो रह सुहागपुर में रही थी, सुहागपुर से ढूंढाडोह जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो वहाँ से आती जाती रहती है और देखभाल करती हैं कि आखिर बाढ़ वो सही से लग रही है कि नहीं लग रही है। सेम 29 अप्रैल को भी वो सुहागपुर से ढूंढाडोह आती हैं और काम ही देख रही थी। इतने में जो उनके दूर के मामा हैं प्रदीप शर्मा, अपने 2 लड़कों के साथ, राजेंद्र कुबरे और गोरेलाल, दोनों के साथ खेत पर आते हैं। खेत पर आने के बाद उनमें आपस में बहस होती है, और बहस होने के बाद फिर समझ नहीं आता, लेकिन वहाँ से फिर जो लीना शर्मा है उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, फ़ोन नहीं लगता। उनकी भोपाल में बहुत अच्छी दोस्त होती है रितु, वो उनको फ़ोन लगाती है लीना शर्मा को। लीना शर्मा का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ बता रहा था। इसके अलावा दिल्ली के भी जो दोस्त हैं, दिल्ली के दोस्त भी लीना शर्मा को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन जो है 29 तारीख के बाद स्विच ऑफ बताता है। अब इस तरीके से 29 तारीख निकल जाती, 30 तारीख निकल जाती है। बात आती है 5 मई। 5 मई को फिर अचानक से लीना शर्मा का जो फ़ोन है वो स्विच ऑन होता है। अब चूंकि होता क्या है, आज की डेट में जो फ़ोन के सिस्टम जो है बहुत फास्ट हो गए हैं, और जो नोटिफिकेशन है, सपोज अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ है और अगर आपको कोई ट्राई कर रहा है और उसके बाद अगर आपका फ़ोन दोबारा से स्विच ऑन होता है, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा या सामने वाले के फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा कि दिस नंबर इज़ अवेलेबल टू टेक कॉल। तो सेम नोटिफिकेशन रितु के नंबर पे जाता है। जब रितु फ़ोन लगाती है तो वो फ़ोन किसी और के पास होता है, तो रितु को कहीं ना कहीं डाउट होता है। जब उसको डाउट होता है तो फिर वो भोपाल के पुलिस स्टेशन में कॉल करके सारी बात बताती है और FIR दर्ज करवाती है। जब वो FIR दर्ज करवाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको किसी पर शक है, तो वो कहती है नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। पुलिस वाले जो हैं वो लोकल, चूंकि कोई और नहीं था, प्रदीप शर्मा ही था, तो प्रदीप शर्मा को कॉल करके पूछते हैं। अब प्रदीप शर्मा जो है अभी तक जो बिल्कुल अनजान बैठा हुआ था, प्रदीप शर्मा से जब पूछते हैं तो प्रदीप शर्मा कहता मुझे खुद भी नहीं पता है। और इसके बाद प्रदीप शर्मा भी सुहागपुर पुलिस स्टेशन में जाके लीना शर्मा मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस जो है वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस लीना शर्मा के नंबर पर फ़ोन करती है तो पता चलता है कि ये उस शख्स का नंबर है। पुलिस उसको बुलाती है पूछताछ के लिए। पूछताछ जब कर ही रही होती है तो वो बताता है कि मुझे जो है वो वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पर मुझे सिम कार्ड पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने अपने फ़ोन में डाल दिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है वो सच बोल रहा था। इसके बाद जिस फ़ोन में वो सिम पड़ा हुआ था, जब उस फ़ोन का AMI नंबर निकाला गया तो वो फ़ोन जो है वो किसी और शख्स के पास, उस शख्स को भी बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये फ़ोन जो है वो ट्रेन में पड़ा हुआ मिला था। अब पुलिस इस तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है, जारी करती है, तो कहीं ना कहीं वो शक जो है वो प्रदीप शर्मा पर जाने लग जाता है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसके बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो गांव में शुरू हो जाती है।
वो पूछते हैं लोगों से कि लीना शर्मा को लास्ट टाइम कब देखा गया। गांव वाले बताते हैं कि वही लगभग 28-29 तारीख को उन्होंने प्रदीप शर्मा और कुछ लोगों को लीना शर्मा के साथ झगड़ा करते हुए देखा और उसके बाद लीना शर्मा पर हमला करते हुए देखा। जब ये बात सामने आती है तो पुलिस जो है वो पहले पूछती है कि वो और व्यक्ति कौन थे। तो चूंकि गांव का मैटर है, गांव में जो होता क्या है, गांव बहुत छोटा सा होता है और गांव में हर शख्स एक दूसरे को जानता होता है। लोग बताते हैं कि वहां पर राजेंद्र कुमरे और गोरेलाल था प्रदीप शर्मा के साथ। अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले राजेंद्र कुमरे और गोरेलाल को गिरफ्तार करती है। पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जब पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है, पूछताछ की जाती है, तो पहले तो थोड़ा बहुत नानोगोर करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो उसके बाद दोनों जो है वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कहते हैं हाँ, हमने कत्ल किया है लीना शर्मा का, लेकिन प्रदीप शर्मा के कहने पर। अब पुलिस जो है प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो पता चलता है प्रदीप शर्मा तो गांव में ही नहीं है। कॉल लगाई जाती है तो प्रदीप शर्मा का फोन जो है स्विच ऑफ होता है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगता, प्रदीप शर्मा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो फिर कत्ल की जो गुत्थी सामने आती है उसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बात जमीन की थी, 10 एकड़ जमीन जो थी उसका कब्जा जो था वो प्रदीप शर्मा के पास था। अभी तक चूंकि लीना शर्मा ने कभी भी प्रदीप शर्मा को जमीन वापस करने के लिए कभी बोला नहीं था, तो उनको लगा कि चलो 10 एकड़ जमीन जो है वो मेरी है। अब प्रदीप शर्मा ये भी देख रहे थे कि आजकल जो रेट है वो रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको था कि 10 एकड़ जमीन की रेट जो है वो बहुत हाई लेवल पर हो जाएंगे। यहाँ पे लीना शर्मा ने जो आके पूरा 22 एकड़ जमीन का सौदा 2 करोड़ में कर दिया था। 2 करोड़ जो पैसे हैं वो कम नहीं होते हैं। यहाँ प्रदीप की जो है वो नीयत खराब हो जाती है। वो 10 एकड़ जमीन जो है वो लीना शर्मा को वापस करने के मूड में ही नहीं था। उससे पहले भी कई बार जो है प्रदीप शर्मा की और लीना शर्मा की झड़प हो चुकी थी, कहासुनी हो चुकी थी। लीना शर्मा अपनी जमीन वापस मांग रही थी, प्रदीप शर्मा जमीन वापस करने के मूड में नहीं था। फाइनली जब वो बाड़ लगाने की बारी आती है और लीना शर्मा काम शुरू कर देती है तो प्रदीप शर्मा उसको फाइनली समझाने के लिए राजेंद्र कुमरे और गोरेलाल के साथ वहां पर जब जाता है, उनकी आपस में कहासुनी होती है। चूंकि प्रदीप शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक नेता, छोटा नेता होता है, तो उसकी जो गांव में है, गांव में काफी अच्छी पकड़ भी थी। तो एक ऐसी मेंटालिटी का व्यक्ति था कि हाँ भाई, थोड़ा सा दबंग टाइप का। जाता है, जब नहीं मानती लीना तो फिर उसके बाद तीनों उस पर हमला करते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। डंडों से और ईंटे से उसका कत्ल कर देते हैं। अब चूंकि कत्ल करने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में उनके दृश्यम मूवी दौड़ रही थी, क्योंकि 2015 में दृश्यम मूवी आती है और 2016 में एक कत्ल होता है। वो लाश को उठाते हैं, अंधेरे देर रात हो चुकी थी, देर रात वो लाश को उठाते हैं और लाश को उठाने के बाद 4 किलोमीटर दूर एक जंगल पड़ता है, उस जंगल में लाश को फेंक आते हैं और इस तरह से फेंकते हैं कि चलो जंगली जानवर जो है वो लाश को खा जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा लीना शर्मा कहाँ गई। इसके अलावा जो लीना शर्मा का फोन था, लीना शर्मा का फोन जबलपुर जाने वाली एक ट्रेन में फेंक दिया जाता है। पर इत्तेफाक से, कहते हैं ना, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। इत्तेफाक से जो फोन है वो किसी एक व्यक्ति को मिल जाता है और वो व्यक्ति सिम कार्ड निकाल के उस फोन को ऑन कर लेता है। इत्तेफाक देखिए कि वो सिम भी किसी और व्यक्ति को मिल जाता है और वो सिम जो है वो अपने फोन में डाल लेता है और इस तरीके से लीना शर्मा की जो कत्ल की गुत्थी थी वो सुलझती है। प्रदीप शर्मा को और दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब एक शक जो है वो लीना शर्मा की बहन पर भी जाती है, हेमा शर्मा पर, क्योंकि इतने दिन होने के बाद हेमा शर्मा ने कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं लिखवाई थी। जब पुलिस इस बात पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि हेमा शर्मा जो है वो खुद ही मेंटली अनस्टेबल है, उसका खुद ही ट्रीटमेंट चल रहा है। जब ये बात पता चलती है तो फिर हेमा शर्मा जो है वो शक के घेरे से बाहर हो जाती है। इसके अलावा एक शक और भी जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्डर से पहले लीना शर्मा का बलात्कार भी हुआ हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके थे, क्योंकि 29 अप्रैल को ये मर्डर होता है और 13 मई को डेड बॉडी मिलती है। तो ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके थे, डेड बॉडी जो है वो सड़ चुकी थी पूरे तरीके से। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुख्ता नहीं हो पाया और बलात्कार का शक इसलिए गया क्योंकि लीना शर्मा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था
और उसकी बॉडी में कोई भी ज्वेलरी नहीं थी, क्योंकि जब लाश फेंकी गई थी तो वैसी इरादे से फेंकी गई थी कि वो लाश जो है वो पता ही ना चल पाए कि किसकी है। लेकिन वही होता है कि जब गुनाह करते हैं तो गुनाह एक ना एक दिन सामने जरूर आता है, और इस तरीके से गुनाह सामने आया और इस तरीके से कातिल पकड़े गए। तो ये है दोस्तों पूरी वारदात। लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, लोग जितना मर्जी सोच लें, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कोई भी गुनाह करके आप बच जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए गुनाह करने से पहले कम से कम 10 बार जरूर सोचें। कहानी जो है, आज की वारदात जो है बड़ी उलझी सी थी, कम से कम 3-4 किस्तों में उलझी थी, और इसलिए थोड़ा सा लगा कि नहीं, सिलसिलेवार इसको बताया जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप तक ये जो वारदात है ये पूरी तरीके से पहुंचे और आप लोगों को इस वारदात में सारी चीज़ें जो है वो सिलसिलेवार समझ में भी आ सके। आपकी वारदात के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।